हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द पीएन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लेक्चर की अगली वीडियो सीरीज़ में। अभी तक हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बाकी है, रिफ्रैक्शन के बारे में जस्ट स्टार्ट किया है। उसके पहले हमने रिफ्लेक्शन के बारे में चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन के बारे में, और रिफ्रैक्शन के अंदर भी हमने रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर ली थी। अगर आपको याद है तो थोड़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में भी हमने देखा था कि जो आपने पहले रिफ्लेक्शन के साथ देखा था वही है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर ये सारे पहले तो ऑल लाई इन द सेम प्लेन, जैसा वहाँ पर था रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये सब जो है वो एक सेम प्लेन में रहते हैं। यहाँ पर भी सेम ही है। अलग क्या है यहाँ पर? अलग ये है कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन फैक्टर, और सेम वे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका भी साइन फैक्टर। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो कैसा रहना चाहिए बेटा? कांस्टेंट रहना चाहिए। कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है, उसी को हमने नाम दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बराबर। चलो, यहाँ तक थोड़ा बहुत हमें पता है। आगे अगर हम बढ़े तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल देखते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेसिकली, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जो कि आपको बताएगा कि जो आपकी स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन के साथ लिंक्ड होती है। मतलब कि आपकी जो स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन है, लाइट कितनी स्पीड से जाती है, कितना बैंड होती है, उसके बारे में आपको हल्का फुल्का आइडिया देता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है। बराबर। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या काम करता है? तो कि वो जो है वो आपको डिफरेंट स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के बारे में बताता है। क्या करता है बेटा? जो लाइट की स्पीड है उनके बारे में बताता है। अब होता क्या है कि अगर आपका मीडियम अलग होगा तो आपकी जो स्पीड है वो भी डिफरेंट होगी। अगर अलग अलग मीडियम है तो अलग अलग स्पीड होगी। आप ऐसा समझ सकते हो कि सपोज कि अगर हमें बोला जाए जैसे कि रोड से ट्रैवल करते हैं, एयर से ट्रैवल करते हैं, क्या बोलते हैं, वाटर से ट्रैवल करते हैं, हर बार हमारी स्पीड अलग अलग होती है। ठीक है, तो डिफरेंट मीडिया होगा तो लाइट की स्पीड भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, अब जो वैक्यूम होता है वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है उसका, तो जब रेजिस्टेंस नहीं होगा तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कितनी होती है? 3 × 10⁸ ये 8 जो है वो ऊपर आएगा, तो ये जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम के अंदर इसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर। कितने होगी बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से होगी। ठीक है, अब होता क्या है कि जब वो एयर में ट्रैवल करेगा तो वो एयर में उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा, तो वो मार्जिनली लेस होगा। मार्जिनली लेस होने का मतलब क्या है? बहुत ही कम अमाउंट में उसकी कमी होगी। जो लाइट की स्पीड में जो कमी होने वाली है वो बहुत ही कम होगी इन द एयर। जबकि जो आपका क्या है, ग्लास है, फिर वाटर है, उसमें कंसिडरेबली रिड्यूस होगा। कंसिडरेबली रिड्यूस होने का मतलब क्या है? कि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिडक्शन होगा। यहाँ पर रिडक्शन होगा लेकिन कम होगा, जबकि ग्लास में और वाटर में क्या होगा? बहुत ही हाई अमाउंट में रिडक्शन होगा। ठीक है, चलिए लास्ट में कि ये जो वैल्यू है वो अलग अलग पेयर ऑफ मीडियम के लिए और उसके अंदर जो डिपेंड करता है, और जो है वो लाइट, दो मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दोनों फार्मूला दी गई है। अब इस फार्मूला का यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो समझते हैं। ठीक है, चलिए पहले तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक बेसिक आइडिया आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक ऐसी एक कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट आपका बताता है कि लाइट की स्पीड क्या होती है। अब होता क्या है कि रिफ्रैक्शन का अगर आप आइडिया देखो तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा, तो कि सर रिफ्रैक्शन के अंदर जो लाइट है वो लाइट एंटर करेगी एक मीडियम में से। जैसे कि यहाँ पर एक मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 हो गया, तो ये फर्स्ट मीडियम में से सेकंड मीडियम में लाइट एंटर करती है, और जैसे ही वो लाइट एंटर करेगी तो यहाँ से वो लाइट की डायरेक्शन भी चेंज होगी और स्पीड भी चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होती है तो वो नॉर्मल है रिफ्रैक्शन, लेकिन जब स्पीड चेंज होती है तो वो स्पीड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है हमें, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? ओके, चलो अब थोड़ा जनरल आइडिया लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये एक बार देख लीजिए, और यहाँ पर ये जो है वो 10⁸ मीटर है, ऊपर होगा 8। ठीक है, यहाँ पर ऊपर की साइड होगा 8, है ना? देख लो ज़रा एक बार, देख लिया आपने? डन। चलिए, तो अब ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है और इसके ऊपर से समझते हैं। पहले एक थोड़ा जनरल आइडिया समझो। सपोज
कि आ, आप ऐसा समझिए, आप इमेजिन करिए कि आप घर से अपने स्कूल जाते हो, बराबर। तो जब आप स्कूल पहुंचते हो तो आप क्या कंपैरिजन करोगे? तो कि सर पहले मैं कहाँ पर था, तो कि सर पहले मैं घर पे था और घर से मैं स्कूल गया, और कहाँ से गया? घर से स्कूल गया। तो पहुँचे कहाँ पर? तो कि सपोज़ कि आप घर से निकलते हो, समझिए इसको ऐसे कि आप घर से निकलते हो और स्कूल पर पहुँचते हो, ठीक है। तो आप एकदम स्कूल जाने की जल्दी होती है तो एकदम दबा के, एकदम तेज़ साइकिल चला के या गाड़ी चला के एकदम स्पीड में भागते हो। तो आप क्या बोलते हो कि मेरे जो स्कूल आने की जो स्पीड है वो ज़्यादा है। आप क्या बोलते हो अपनी? मेरी स्कूल जाने की जो स्पीड है वो ज़्यादा है। वहीं पर आप जब वापस स्कूल से घर जाओ तो आराम से ऐसे लहराते लहराते ऐसे जाओगे, कहीं क्या बोलते हैं चिंटू अंकल के घर पे रुक गए, कहीं पड़ोस वाले पिंटू के घर पे चले गए, फिर पता चला हम जरा मेला लगा था वहाँ जरा घूम के आ गए, भगवान जी आ गए, अरे भगवान जी नमस्कार, उनका दर्शन करने चले गए। कहीं पर कुछ चल रहा है तो वहाँ देख लिया, एकदम होले 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 घर पे पहुँचते हैं, है ना। तो आप क्या बोलते हो कि मेरी जो घर पे आने की जो स्पीड है वो क्या है? कम है। लेकिन मेरी जो स्कूल जाने की स्पीड है वो क्या है? ज़्यादा है। ओके, अब समझो यहाँ पर हम ये मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको पकड़ो कि आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो आप क्या कंपैरिजन करते हो? स्कूल से घर की स्पीड, है ना। ऐसा ही कंपैरिजन करते हो ना नॉर्मली। आप क्या करते हो तो कि घर से स्कूल जाने की स्पीड, तो आप किसके बारे में बातचीत कर रहे हो? तो कि स्कूल के बारे में बातचीत कर रहे हो। यहाँ पर घर आने की स्पीड कम है, मतलब आप घर पे एंटर हो रहे हो। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर आप एंटर कर रहे हो आप उसकी स्पीड के बारे में मेजरमेंट करते हो ना, हाँ के ना। ओके, अब सर ये सब क्या पढ़ा रहे हो? स्कूल स्कूल कहाँ, हम कहाँ, अभी नहीं करना है ना, अभी स्कूल में नहीं जाना, अभी आपके पास आना है। तो देखो ज़रा क्या बोलते हैं हम। चलो, ये हो गई हमारी ग्लास की स्लैब। और आपको क्वेश्चंस इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि लाइट जो है वो यहाँ से एंटर करके इधर एंटर होता है। मतलब क्या होता है समझो, लाइट जो है वो यहाँ से एंटर, मतलब यहाँ से आता है, और क्या होता है तो कि सर लाइट जो है वो आगे इसमें एंटर होता है। मतलब सपोज़ कि ये एयर है और ये जो दूसरा मीडियम है वो क्या है? ग्लास है। तो लाइट एंटर कहाँ पर करती है सर जी? ग्लास के मीडियम में एंटर करती है, हाँ के ना। तो अब होता क्या है, हम क्या देखेंगे, सपोज़ कि लाइट जो है वो एयर से ग्लास में आ रही होती है, और पहले हमने देखा था स्कूल से घर पे आने का, सॉरी घर से स्कूल जाने की, तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? स्कूल के अंदर एंटर करने की स्पीड। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, ग्लास के अंदर एंटर करने की स्पीड उसकी क्या होगी, ऐसा ही समझते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम बोलेंगे कि सर इसके जो ग्लास की जो स्पीड है, ग्लास में जो स्पीड है उसके कंपैरिजन में, सपोज कि ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, ये हमारा सेकंड मीडियम है, तो जहाँ पर लाइट एंटर कर रही होती है वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो है अभी हमने पढ़ा था कि ये जो है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है। क्या है बेटा? रिलेटिव क्वांटिटी। मतलब रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन में रहेगा। तो हम फर्स्ट मीडियम का रिलेशन होता है हमारे सेकंड मीडियम के साथ। तो हम क्या बात कर रहे हैं? n21। n21 का मतलब क्या हुआ? n21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू refractive index of 2 with respect to 2, sorry, with respect to 1, with respect to 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसीलिए यहाँ पर लिखा होगा n21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 2। समझ में आई बात? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सर ये? फिर यहाँ पर n12 क्या लिखा है? n12 का मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसलिए n12 बराबर n12 या n21 मत पढ़ लेना। ये क्या है? n21। n21 का मतलब होता है सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के कंपैरिजन में। सेकंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में? फर्स्ट के कंपैरिजन में। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में? सेकंड के कंपैरिजन में। अब समझे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? पहला क्या था कि सेकंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के कंपैरिजन में, अब क्या है? फर्स्ट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड के कंपैरिजन में। ओके, क्लियर? विजन क्लियर हुआ कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसी को बोला जाता है n12 और इसी को बोला जाएगा n21। डन। अब ये फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? अब मैंने बोला ना, हम कभी भी मैं आपको रट्टा मारना नहीं सिखाऊंगा।
आपको लॉजिक ही सिखाता हूँ, बराबर। तो पहला लॉजिक तो ये हो गया N21 N12 का मतलब। दूसरा लॉजिक सुनो, दूसरा लॉजिक ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमेशा क्या होता है, तो कि सर ये हमेशा वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? वेलोसिटी के इनवर्स रिलेशन में होता है। जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी उतनी आपकी वेलोसिटी कम होगी। आप ऐसा समझिए कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। कहीं पर भी अगर कोई डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर आपकी स्पीड की वैल्यू कम हो जाती है ना। ऐसा ही होता है, डेंसिटी का मतलब क्या? डेंस एरिया है, तो डेंस एरिया में हमारी स्पीड कम हो जाती है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये भी डेंस एरिया है, तो अगर ये डेंस एरिया होगा तो स्पीड कम होगी कि नहीं होगी? होगी सर, ऑब्वियसली होगी, क्यों नहीं होगी, बराबर। तो जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही कम क्या होगी? आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। इतना थोड़ा विजन अभी क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है। चलो अब आप समझो कि यहाँ पर लिखा है N21 मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। अब 2 के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? 1/V2 आएगा, यस और नो। अब किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? दूसरी, तो कि 1 के बारे में, तो आप उसको ऊपर रख दो। तो N21 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V1/V2। उसी तरह से N12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V2/V1, क्योंकि 1 के इन्वर्सली रिलेशन में है इसलिए वो नीचे जाएगा। आप समझ में आया? इसलिए आपको ये दोनों ही फॉर्मूला है, ये और ये, बराबर। आप किसी को भी रट्टा नहीं मारना है, दो लॉजिक लगाने हैं। पहला कि जहाँ पर भी आप एंटर करते हो तो वो आपका मतलब उसके रिस्पेक्ट में आपकी पहले की स्पीड आप देखेंगे। मतलब जहाँ पर भी एंटर कर रहे हो आप उसको पहले लिखोगे। फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम, कौन सा होगा जहाँ पर आपकी लाइट एंटर करेगी वो। पहली बात ये देखी। दूसरी बात क्या देखी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज वेलोसिटी के इनवर्स रिलेशन में होगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? N2 का है तो 1/V2 आ जाएगा। ओके, क्लियर है इतना? अगर आपको इतना क्लियर है तो इसी से मिलता जुलता और इसी का एक सगा भाई है जिसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, कोई नया टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक लाइन में लिखा होगा एनसीईआरटी में। मैंने एक अलग टॉपिक बना के आपको दिया हुआ है। क्यों? समझो कि अभी तक हम बात कर रहे थे N21 = V1/V2। अब सपोज कि ये जो फर्स्ट मीडियम है वो क्या हो जाए? एयर हो जाए। क्या हो जाए? एयर हो जाए या वैक्यूम हो जाए। फर्स्ट मीडियम हम एयर के बारे में अगर बातचीत करें तो उस वक्त क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ नहीं होगा, उसी को बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसा बराबर सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं जब आपका फर्स्ट मीडियम जो है वो वैक्यूम होता है या एयर होता है। एयर या वैक्यूम के प्रेजेंस में अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करो तो उसको आप क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें क्या करेंगे तो कि यहाँ पर जो है ना वो V1 की वैल्यू फिक्स होती है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो एयर के अंदर क्या बोलते हैं, एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है? तो कि सर एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं क्या? 3 × 10⁸ और ये हो जाएगा आपका V2। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड मीडियम और यहाँ पर आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम। क्यों? इनवर्स रिलेशन में है इसीलिए। तो सर ये फर्स्ट मीडियम N21 फर्स्ट मीडियम क्या है? तो क्या एयर है, तो आप ये फर्स्ट को ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ही हम क्या बोलेंगे तो कि सर यही आपका होगा नेक्स्ट क्या? तो कि सर जी ये होगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि जब आपका फर्स्ट मीडियम क्या था? एयर था, बराबर। तो अब क्योंकि हम सेकंड मीडियम को N2 से रिप्रेजेंट किया है, अगर हम N2 से ना रिप्रेजेंट करें और नॉर्मल हम एक मीडियम की तरह रिप्रेजेंट करें तो C/V। C का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू द एयर, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 3 × 10⁸ के बराबर होगी। क्लियर? तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आप टेक्स्ट बुक में देखे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर दो फॉर्मूला याद रखने। नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस उसी कॉन्सेप्ट को एक थोड़े अलग तरीके से बताया हुआ है कि जब आपका फर्स्ट मीडियम एयर हो तो कौन सा केस होता है वो। ठीक है, चलो अब आपको पूरा समझ में आ गया? डन। चलिए अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है, ओ माय गॉड ये तो खतरनाक टॉपिक आ गया, डर लगेगा इस टॉपिक को तो देख के। क्यों सर? उसका नाम ही है डर। अब जो बच्चा हमारे साथ पढ़ता है उसको तो मालूम ही है कि भी सर क्या बोलने की कोशिश करते हैं। नए बच्चे को तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये डर क्या है। डर ढूंढो ज़रा टेक्स्ट बुक में, ज़रा ढूंढो। ये कंटेंट छोड़ो, टेक्स्ट बुक में देखो कि टेक्स्ट बुक में डर का मतलब क्या होता है। ज़रा देखो तो, ज़रा ढूंढो कहाँ पर है टेक्स्ट बुक में। मिला? डर मिला? डर नहीं मिला? चलो तो देखते हैं फिर तो ये डर कहाँ से आया। अब होता क्या है, जब आप दो टाइप की चीज़ें होती है, एक होती है ऑप्टिकली डेंस मीडियम, जब जिसकी
डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो तो उसको बोला जाता है ऑप्टिकली डेंस मीडियम। क्या बोला जाता है? ऑप्टिकली डेंस मीडियम। और जिसकी डेंसिटी जो कम होती है उसको बोला जाता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकली रेयर। ऑप्टिकली डेंस होता है और एक होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो जो ऑप्टिकली डेंस मीडियम होगा उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है वो क्या है, उसके अंदर लाइट की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, जहाँ पर डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। डेंसिटी जहाँ पर कम होगी वो रेयर, और जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर ज़्यादा। ठीक है, और डेंस मीडियम। अब वैसे तो क्या है कि नॉर्मल डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी में लाइट की इंटेंसिटी पार्टिकल्स अलग चीज़ें से देखते हैं। रेगुलर जो डेंसिटी पढ़ते हैं वहाँ पर पार्टिकल्स की पोजीशंस और उन सब के बारे में बात करते हैं। हम अलग अलग दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मैं थोड़ा लिंक करके समझाता हूँ आपको। आप इमेजिन करो कि आप जब क्या बोलते हो, सपोज़ कि आप एक रेगुलर जगह पर जा रहे हो, वहाँ से थोड़े डेंस एरिया में जाते हो, बराबर? रेगुलर से थोड़ा डेंस एरिया में जा रहे हो। तो मुझे ये बताओ कि जैसे ही आप अगर डेंस एरिया में जा रहे हो, जैसे कि यहाँ सामने डेंस एरिया है, तो क्या मैं ऐसे सीधे 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 जा सकता हूँ? नहीं सर। अगर आपको जाना है तो गए, फिर आगे कोई ट्रैफिक आएगा तो आपने मोड़ दिया, फिर ट्रैफिक आएगा वापस गए, सब डेंस मीडियम में आगे गए, कोई और है तो इधर चले गए, फिर पता चला कोई और है तो वापस से डायरेक्शन चेंज कर दी। तो होता क्या है कि अगर हम ज़्यादा डेंसिटी वाले में जाए तो हमें ज़्यादा घूमना पड़ता है। क्या ये बात मानते हो आप? हौले हौले समझो ज़रा कि जब भी आप डेंस मीडियम में जाते हो, कहाँ पर, तो क्या अगर आप डेंस मीडियम में जाते हो तो सर हमें एक बात तो पता है, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है। आप ऐसा गाड़ी से इमेजिन करो कि ट्रैफिक में आप जा रहे हो, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, डेंस ट्रैफिक है, तो आप क्या करते हो, तो कि सर हमको बहुत टर्न लेना पड़ता है, बराबर? घूमना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा बैंड होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सपोज़ के आगे गाड़ी है तो आपको वापस से टर्न लेना पड़ेगा, दूसरी साइड जाना पड़ेगा, वहाँ पर भी गाड़ी होगी तो वापस से दूसरा टर्न लेना पड़ेगा, फिर पता चला ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आप घूम के जाते हो, तो टर्निंग आपका ज़्यादा होता है। ऐसा होता है ना, बराबर? जबकि उसका उल्टा अगर रेयर मीडियम हो तो गाड़ी आपकी एकदम कंप्लीट जाती है। इससे सर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? इसका मतलब ये है बेटा कि डेंस और रेयर मीडियम दोनों में ही आपकी स्पीड कुछ अलग अलग होगी। यस, ओके। अगर कुछ स्पीड अलग अलग होगी तो ज़रा क्या होता है समझो कि जब भी लाइट, ये हमारा नॉर्मल हो गया, जब भी लाइट एक रेयर मीडियम में से डेंस मीडियम में जाए, बराबर, या तो फिर डेंस मीडियम में से रेयर मीडियम में, पहले हम डेंस से रेयर का समझाता हूँ, बराबर? डेंस मीडियम में से रेयर मीडियम में जाता है तो क्या होता है कि लाइट जैसे ही एंटर किया यहाँ पर, अब जैसे ही ये डेंस मीडियम में से रेयर मीडियम में जाएगा तो होगा क्या कि रेयर मीडियम में से वो थोड़ा दूर चला जाएगा। क्या होता है बेटा? दूर चला जाता है। वहीं पर ये रेयर मीडियम में से, जैसे ही ये रेयर मीडियम में से डेंस मीडियम में जाता है तो वो थोड़ा नॉर्मल के पास आ जाता है, बराबर? दो चीज़ें हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बराबर, कि जो रे ऑफ लाइट है आपकी, जब वो रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाता है, रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाता है, तो वो जो लाइट है वो बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ पर बेंड होता है बेटा? टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आने की कोशिश करता है। और जब मतलब फिर जब वो डेंस मीडियम में से रेयर मीडियम में जाती है, यहाँ पर क्या था? रेयर से डेंस था, यहाँ पर क्या था? रेयर से डेंस था, यहाँ पर क्या है? डेंस से रेयर है, डेंस मीडियम में से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो उसकी जो स्पीड है वो अप हो जाती है, स्पीड अप हो जाता है और वो नॉर्मल से दूर जाने लगता है। क्या होता है? नॉर्मल से दूर जाने लगता है। मतलब अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा, बराबर, तो अब क्या होगा, तो कि जब आप डेंस मीडियम में होते हो वहाँ से रेयर मीडियम में जाओगे तो आप नॉर्मल से थोड़ा दूर चले जाओगे। मतलब जब रास्ता खुला होता है तो हम एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर चले जाते हैं ना। गाड़ी अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो क्या होगा? गाड़ी एक दूसरे के पास पास में चलेगी। डेंस में क्या होगा? गाड़ी पास पास में चलती है। रेयर मीडियम में क्या होगा? गाड़ी जो है वो थोड़ी दूर दूर चली जाएगी। तो जब डेंस से रेयर में एंटर करे तो गाड़ी क्या होती है? थोड़ी दूर चली जाती है, मतलब कि ये दूर खिसकता है, बराबर। और जो जब वो डेंस से क्या बोलते हैं, रेयर से डेंस में आता है, तो जब वो डेंस में आएगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल के पास आ जाएगा, मतलब कि टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से सर इससे ये तो सब कुछ समझ में आ गया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया, पर एक चीज समझ में नहीं आई, ये क्या होता है? तो बालक मेरे, इसका मतलब यही होता है, यही है और कुछ नहीं है। ये डी का मतलब क्या होता है? डेंस, और ये आर का मतलब क्या होता है? रेयर। तो जब डेंस से लाइट कहाँ पर जाती है? रेयर में जाती है, तो ए होता है। सर ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
इसी को हम बोलते हैं डर का कॉन्सेप्ट। मतलब क्या होगा, डेंस से अगर लाइट रेयर में जाएगी तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, और उसका उल्टा रेयरर मीडियम में से डेंस मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। आगे बात समझ में? अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा घुमा के पूछ सकता है कि फर्स्ट मीडियम में ये है, सेकंड मीडियम में ये है, तो बताओ लाइट की डायरेक्शन किस तरह से होगी, उस तरह से। डन? थोड़ा लॉजिकली अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ में आ गई बात? डर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कैसा लगा बराबर? कमेंट करके बताइएगा कि मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया ये रेयरर और डेंसर वाली चीज़ों में पढ़ने के लिए, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने उसको समझाया हुआ है, ठीक है। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि किस तरह से आपको ये चीज़ें पसंद आती है, क्या होता है, कुछ फीडबैक वगैरह है तो ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पहुंच चुके हैं, तो अब हमें बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़नी है। वो क्या है? तो कि सर जी वो है लेंस। क्या पढ़ते हैं? लेंस। जैसे आपने रिफ्लेक्शन के लिए क्या पढ़ा था? मिरर पढ़ा था ना, वैसे ही यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस पढ़ने वाले हैं, बराबर। अब कुछ कुछ चीज़ें जो है वो जैसा पहले थी वैसा ही इसमें है, बराबर। समझते हैं क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो ये लेंस है वो क्या होता है कि दो स्फेरिकल सरफेस होती है, बराबर। ये दो स्फेरिकल सरफेस का कंबाइन करके बना गया होता है। लेंस क्या होता है? दो सरफेस होती है, यहाँ पर एक सरफेस होगी, यहाँ पर एक सरफेस होगी, और उन दोनों को कंबाइन करके बनाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब जो लेंस के अंदर क्या होता है, ऐसे बाहर से थोड़ा बल्जियर होता है, आउटर पार्ट जो है वो थोड़ा मोटा होता है, तो ऐसे लेंस को बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला जाता है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। और जिसमें ऐसा खड्डा होता है, लाइट ऐसे खड्डे के अंदर, केव के अंदर जाती है, बराबर, तो उसको लेंस को क्या बोला जाता है? कॉनकेव लेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है? लाइट कर्व्ड इनवर्ड्स होती है, और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? लाइट कर्व्ड आउटवर्ड्स होती है। यहाँ पर कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है, यहाँ पर कर्व्ड क्या हो जाता है? इनवर्ड्स हो जाता है। क्लियर? देख लो जरा क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। चलो, तो एक होता है लाइट कर्व्ड इनवर्ड्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्व्ड आउटवर्ड्स, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा लेंस के बारे में था कि लेंस क्या होता है। तो कि लेंस एक ऐसी क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डिवाइस है, ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जहाँ पर दो सरफेस को कंबाइन करके बनाया जाता है, और यहाँ पर जो सरफेस इनसाइड में कर्व्ड होता है उनको बोला जाएगा कॉनकेव लेंस, और जो आउटसाइड में कर्व्ड होगा उनको हम बोला जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? चलो, तो जैसा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर था वैसे ही कुछ कुछ यहाँ पर भी है, ठीक। चलो आगे बढ़े। तो अब जैसा हमने पहले भी आपको मैंने कुछ टर्म्स बताए थे, वैसे यहाँ पर भी है टर्म्स। एक और चीज़ कि ये जो है ना, इसको देखो कि यहाँ पर जो लाइट है वो डाइवर्ज होती जा रही है, तो कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। और फिर ये जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पर भी वो कन्वर्ज होता जा रहा है, ठीक है। चलो, अब तो कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग और इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तो रूल्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों पेज पर आपको अलग अलग टर्म्स दी गई है, जो हमने पहले पढ़ी है वैसी ही है। अब आपको समझते हैं, यहाँ से मैं आपको समझा दूंगा, वहाँ वो दोनों पॉइंट्स आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, एकदम शांति से जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी को थोड़ा कंपैरिजन करके पढ़ोगे, थोड़ा ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा अगर हम एक काम कर सकते हैं, ऐसा हो तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए पहले जो आपने मिरर में पढ़ा था। वैसे ज़रूरत भी नहीं है, मैं करवा ही दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा देखो तो ज़रा इनको, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम समझते हैं कि क्या होता है। देखो, जैसा मैं आपको दोनों की कंपैरिजन के साथ साथ ही बताऊंगा। जैसा हमने यहाँ पर पोल के बारे में पढ़ा था, याद है? पोल क्या होता है? मिरर का सेंटर। तो वैसे यहाँ पर लेंस का भी एक सेंटर होता है O, बराबर। तो ये जो लेंस का सेंटर होता है इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोला जाएगा इसको? ऑप्टिकल सेंटर बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे हम उसको? ऑप्टिकल सेंटर, बराबर। फिर आपको याद है तो यहाँ पर एक चीज़ थी, प्रिंसिपल एक्सिस। याद आया? प्रिंसिपल एक्सिस किससे बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस तो कि पोल में से जो इमेजिनरी लाइन पास होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। सेम वे यहाँ पर जो लाइन पास होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लाइन जो पास होती है सेंटर में, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। चलो, फिर वहाँ पर एक था सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर, C। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है? तो कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है कि जो क्या बोलते हैं,
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, तो कि सपोज कि ये मिरर है, ये मिरर जिसमें से बना है उसका सेंटर। अब क्योंकि ये जो लेंस है वो दो, ये एक सर्कल और ये एक दूसरी सरफेस, ये दोनों सरफेस से बना हुआ है, तो इन दोनों सरफेस का कोई ना कोई सेंटर होगा, हाँ के ना। इसलिए लेंस के अंदर क्या होगा, लेंस के अंदर जो है वो हम क्या पढ़ेंगे, तो कि सर लेंस के अंदर हम दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखेंगे। देखो यहाँ पर एक C1 और एक है C1 और यहाँ पर एक है C2, C1 और C2 बराबर। तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पढ़ेंगे, एक होगा C1 और एक होगा C2। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब आते हैं, अब होता क्या है कि जो हम हमारी जो टर्म्स है लेंस के अंदर, उसमें हम लेंस जो हमारा क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसको हम C से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम उसको 2f से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, C से। यहाँ पर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2f से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, 2f। तो यहाँ पर 2f1 और ये 2f2, सेम वे यहाँ पर 2f1। इस तरफ की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। चलो एक और चीज़ थी, दूसरी और नेक्स्ट चीज़ क्या थी, तो क्या सर एक ये था कि हमने पढ़ा था प्रिंसिपल फोकस बराबर, कि जहाँ पर सारी की सारी जो लाइट है वो एक जगह पर कंबाइन होती है, जब रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट कंबाइन होती है। सेम वे यहाँ पर भी लाइट जो है वो डाइवर्ज या कन्वर्ज होकर किसी एक पॉइंट पर मिलेगी। तो हमें दिख रहा है कि सर यहाँ से ये पॉइंट पर और यहाँ से इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो जिस पॉइंट पर मिलेगा उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बराबर। तो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर दो होते हैं, वैसे ही लाइट के फोकस भी क्या होंगे, F1 और F2 दो होंगे। यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसको क्या बोलेंगे, फोकस ही बोलेंगे, ठीक है। फिर हमने ये देखा था R और F के बारे में देखा था कि जो पोल से लेके ऑप्टिकल क्या बोलते हैं, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस था उसको हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम दिया था। तो ऐसा ही यहाँ पर हम क्या किसके बारे में देखेंगे कि जो ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, C, मतलब कि R बोलेंगे, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे बराबर। कहाँ तक, तो कि सर ऑप्टिकल सेंटर से जो हमारा फोकस है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ऑप्टिकल सेंटर से जो हमारा फोकस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, हम फोकल लेंथ बोलेंगे। क्लियर है इतनी चीज़ें, चलिए डन, ओके। अब और कुछ पॉइंट बाकी रह गया है, ठीक है। चलो इतनी चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको समझ में आ गई सारी टर्म्स। आप एक बार ज़रा इसको रीड कर लीजिएगा। देखो पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर प्रिंसिपल एक्सिस, फिर ऑप्टिकल सेंटर, अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या होता है कि डायमीटर बराबर, कि ये जो लेंस है, सपोज कि ये लेंस है, तो इस लेंस का जो डायमीटर बनता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, M से N तक का जो डिस्टेंस है, वो आपका क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपर्चर के बारे में था। और क्या है, ये अपर्चर हो गया। फिर प्रिंसिपल फोकस के बारे में पूरी कहानी है। F1 F2 दो अलग अलग हैं और इन दोनों के बारे में समझाया हुआ है। क्लियर, चलिए आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप उसको प्रॉपर रिवाइज करिए। कल हम इस लेंस के रिगार्डिंग जो रे डायग्राम है और उस पहले उसके रे डायग्राम के रूल्स और उसके बाद जो रे डायग्राम के कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ज़रा उसको रीड करिए और रिवाइज करिए, और वीडियो कैसा हो तो वापस से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। कैसा वीडियो लगा, कैसा एक्सप्लेनेशन लगा है, प्लीज़ बताइए कमेंट में, ताकि हमें भी इम्प्रूव करने का मौका मिले और हमें पता चले कि किस में इम्प्रूव करना है, ठीक है। तब तक देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।